इंग्लिश स्कूल की देवरानी। 1 croissant, 1 chocolava cake and coffee with 1 teaspoon of sugar but brown sugar and a little bit of milk. That's it. Thank you. Okay, ma'am. Anika is always classy. As always. कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े लिखे हैं हम, अगर इसके बाद भी क्लासी ना हो तो क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का। बात तो सही है, लेकिन तुम तीनों को पता है हमारे साथ जो रीना थी ना, उसकी शादी किसी गांव में हुई है। वहां कॉन्वेंट स्कूल की इंग्लिश तो छोड़ो, उसके ससुराल वालों को बेसिक इंग्लिश भी समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने सुना है कि उसके पति काफी पढ़े लिखे हैं। और तो फिर ठीक है ना, क्योंकि हमें लाइफ तो पार्टनर के साथ बतानी है, लॉस का क्या करना है। हाँ, यू आर राइट। एक्चुअली पार्टनर अगर हमारी टक्कर का हो तो फिर इन लॉस को कौन ही देखता है। वैसे तुझे कैसा पार्टनर चाहिए अनिका? जेलस? मुझे ऐसे पार्टनर चाहिए जो मेरी तरह क्लासी हो, बोरिंग ना हो, वेल सेटल्ड हो और जो मेरी पर्सनालिटी को मैच करे। अच्छा, और तुझे अरेंज मैरिज करनी है या लव मैरिज? मैं तो चाहती हूँ मैं लव मैरिज करूँ, जहाँ हम दोनों की अलग सी कहानी हो। वाह! अरेंज मैरिज? मुझे तो अरेंज मैरिज ही करनी है, मुझसे ये लव शो नहीं होता है। लड़कियों से कैसे बात करते हैं मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अरे तो फिर इतना पढ़ने लिखने का फायदा ही क्या है? इंजीनियर है तू, इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन एक लड़की नहीं पटा सकता? आपने भी तो माँ की पसंद से ही शादी की है ना भैया। अरे मैंने तेरे जितनी पढ़ाई की होती ना तो न जाने कितनी अब तक पटा चुका होता, लेकिन मैंने तो पापा का दुकान संभाला है, जहाँ हर लड़की को बहन जी कहना पड़ता है। क्या भैया? अब भी सुन रही है माँ जी, आपके बड़े बेटे के शौक कह रहे हैं, उन्हें बड़ा शौक है कि वो बहुत सारी लड़कियां पटाए। विवेक, कैसी बात कर रहा है तू? 12 साल की बेटी है तेरी और 10 साल का बेटा, अब भी तुझे लड़कियां पटानी है? माँ, भैया को काबू में रखिए वरना कहीं फिसल ना जाए। अरे इतनी अच्छी पत्नी मिली है ज्योति जैसी, जो इतना अच्छा खाना बनाती है, सारे घर का ध्यान रखती है, तेरे बच्चों को इतना संभालती है, फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। अरे नहीं, मुझे किसी और लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है माँ। ज्योति ने तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर दी है। ये हुई ना बात, अगर जीवन साथी आपकी सोच जैसा हो ना तो आपकी जिंदगी भी संवर ही जाती है। चिंता मत करिए देवर जी, हम भी आपके लिए ऐसी ही कोई परी ढूंढ कर लाएंगे जो आपके जैसी ही हो। आप आराम से ढूंढिए भाभी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हमें तो है, हम तो कब से ढूंढ रहे हैं। अगर तुझे कोई पसंद आ जाए तो हमें बता देना। आपको क्या लगता है मैं घर से निकलूंगा, कोई लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी और कहेगी मुझे लिफ्ट दे दीजिए प्लीज? क्या पता ऐसा हो भी जाए देवर जी। भाभी, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है जो ऐसा होगा। अंकुर ने जिस बात को मजाक में कहा था वो शायद उसकी किस्मत बन सकती थी। घर से निकलते ही जब वो आज चौराहे पर पहुंचा तो अनिका की गाड़ी वहीं खराब हो गई थी और अनिका ने अंकुर से ही लिफ्ट मांगी। कैन आई गेट लिफ्ट प्लीज? है? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये मेरे साथ सच में हो रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Oh, no, not at all. Please come. Sit with me. I'll open the door for you. लड़की में मैनर्स तो है। थैंक यू सो मच। आपको कहाँ जाना है? I'll drop you there. मुझे सरदार चौक जाना था, लेकिन मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। Okay, no problem. I'll drop you. Please wear a seat belt. Oh, yeah, sure. ऐसा पहली बार था जब अनिका को कोई इतने डिसेंट तरीके से बात करने वाला लड़का दिखा था। अनिका जैसे जैसे अंकुर से बात कर रही थी वैसे वैसे अंकुर उससे और पसंद आता जा रहा था। आ गया। वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ आपका घर आ गया। ओह, मेरा ध्यान ही नहीं था। हाँ, आपसे बात करते करते आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ओके देन, बाय। क्या आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? जी? वो एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू कहना था, आपने मेरी मदद की है ना, सो कैन आई हैव योर नंबर प्लीज? सो मैं आपको डिनर पर ले जाकर थैंक यू कह सकूं। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड एंड इस पे मेरा नंबर भी है। जी ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगी फॉर श्योर। लगता है मुझे मेरी टक्कर का कोई मिल ही गया है, इससे तो मैं जाने नहीं दूंगी इतनी आसानी से। लगता है मुझे भी लव मैरिज के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए।
अंकुर और अनिका की मुलाकात उस दिन के बाद काफी बार होती रही। अनिका की नजर में अंकुर उसके लिए परफेक्ट था और इसलिए अब वो अपने रिश्ते को शादी के मकाम पर ले जाने का सोच रहे थे। आई थिंक अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही तो मैं भी सोच रही थी। लेट्स टॉक टू आवर पेरेंट्स। मुझे पता है मेरे घर वालों को तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो तुम्हें क्या लगता है? मेरे घर वाले ऐसे होंगे कि वो कहेंगे नहीं, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कभी नहीं होने देंगे, चाहे तुम अपनी जान ही क्यों ना दे दो। Do you think क्या ऐसा ड्रामा करेंगे वो लोग? अरे क्या पता मैडम, आप रही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई लड़की और हम एक आम से इंजीनियरिंग स्कूल के छात्र। लेकिन तुम्हारी इंग्लिश तो मुझसे भी अच्छी है। अच्छा, तभी तुमने मुझे पसंद किया है मेरी इंग्लिश की वजह से? नो, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हें काफी मैनर्स हैं। यू आर वेल एजुकेटेड। ठीक है मैडम, मुझे खुशी है कि मैं आपको पसंद तो आया, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान की नीयत अच्छी हो तो फिर उसकी पढ़ाई, इंग्लिश और लुक्स नहीं देखे जाते। और मुझे लगता है कि इंग्लिश पढ़ने लिखने से ही अच्छे मैनर्स, लुक्स और बाकी चीजें इंसान में आती है। तुम्हारा नजरिया अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि लेट्स लीव दिस टॉपिक। अपनी शादी के बारे में बात करें प्लीज। ठीक है। अंकुर को नहीं पता था कि जिस टॉपिक को वो अभी यूं ही खत्म कर रहा था, वही टॉपिक शादी के बाद उसके घर में रोज ही उठने वाला था। ये हमारे देवर जी जो लव मैरिज के लिए मना कर रहे थे, वो आज यहाँ लव की शादी करके बैठे हैं। बोलो। हाँ भाभी, नाना कर रहा था और ये देखो। वैसे तेरी शादी में मजा बड़ा आया, क्योंकि तेरी सालियों को हिंदी नहीं आ रही थी और इसलिए उन्हें रस्में समझ में नहीं आई। वैसे आपकी फैमिली को भी इंग्लिश कहाँ समझ आ रही थी? हमने मॉकटेल मांगा था, आपने रूह अफ़ज़ा पकड़ा दिया था हमें। ओह माय गॉड, बट इट्स ओके, वी कैन एडजस्ट। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अरे नहीं अनिका, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, तुम दिल पर मत लो। नो, मैं दिल पे ले भी नहीं रही हूँ। हमारे कॉन्वेंट स्कूल में जब हिंदी बच्चे चले आते थे तो वो भी यही कहते थे, हमें हिंदी नहीं आती, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता था कि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। यू नो हाउ दे आर। अनिका, ये सब मजाक कर रहे बस, तुम कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो बात को। नो, नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट आंसरिंग। आपके भैया की बातों का जवाब देना जरूरी है कि मेरी सहेलियों को हिंदी नहीं आती क्योंकि हम सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं। अब हमें चलना चाहिए, दोनों थक गए होंगे ना। हाँ, चलो, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अनिका, ये क्या था? मेरा परिवार बस मजाक कर रहा था, तुम उन्हें ये क्यों जता रही थी कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती? क्योंकि वो मेरे सहेलियों का मजाक बना रहा है, बिकॉज दे डोंट नो हिंदी। देखो, मेरे परिवार में किसी को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें नीचा दिखाती रहो। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसा करने का, बट यस, मैं जैसे बात करती हूँ वो तो नहीं छोड़ सकती उनके लिए। अंकुर को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में इंग्लिश और हिंदी की वजह से कभी इतनी मुश्किल पैदा हो सकती है। अनिका का नजरिया अब तक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जैसा ही था, जिन्हें लगता था कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अनिका, ये लो, ये गोभी का पराठा है, ये खाकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कैबेज का पराठा है, ये कॉलीफ्लावर का। क्या पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। भाभी, अनिका पूछ रही है कि ये पत्ता गोभी का पराठा है या गोभी का? अच्छा, नहीं, ये गोभी का पराठा है। ओह, देन आई वांट हर। I'll have only curd and salad. कर्ड क्या होता है? गॉड, भाभी मुझे दही दे दीजिए प्लीज। अब तो समझ में आया ना? हाँ, अभी लाती हूँ दही। तुम सिर्फ नाश्ते में दही और सलाद खाओगी? ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सॉरी, हेल्थ मतलब सेहत। ठीक है मॉम, तो मैं मोमबत्ती लग रही हूँ या क्या कह रही है? अरे नहीं माँ, वो आपको मोमबत्ती नहीं माँ कह रही है, लेकिन इंग्लिश में कह रही है बस। तो हम भी आपको क्या कहें, सिस्टर इन लॉ? दिव्या और प्रिंस हंसने लगते हैं। सॉरी? हाँ, आपको जरूरत है बोलने की सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अंकुर, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे नहीं बैठना यहाँ। अनिका सुनो, तुझे भी यही मिली थी कॉन्वेंट स्कूल की मैडम? आते बस कर, अब वो इस घर की बहू है ना। माँ, मुझे पता है कि वो इस घर की बहू है, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा है अभी तक। मैं तो कल अपने ससुराल चली जाऊंगी, पता नहीं ये ज्योति भाभी का क्या हाल करेगी। लेकिन वो सही तो कह रही है ना, हम सबको इंग्लिश तो नहीं आती, तौर तरीके नहीं आते। आजकल जहां भी जाओ ना, वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ती है।
भाभी आपको ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ भाभी, अनिका की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। अरे नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं। अनिका की बात का परिवार के लोगों से ज्यादा ज्योति पर असर हुआ। उसे लग रहा था कि अनिका आजकल के दौर के हिसाब से ही चल रही है, लेकिन ज्योति खुद काफी पीछे रह गई है। काउली, फ्लावर, किबज, कैबेज। क्या कर रही हो ज्योति? मुझे लगता है मैंने पढ़ाई नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अनिका गलत नहीं कह रही थी, हम सबको अंग्रेजी आनी जरूरी है। अरे आज से पहले तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा था, आज क्यों ऐसा कह रही हो? तुम जैसी हो वैसी सही हो। नहीं विवेक, अभी हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जब छोटे थे तब तो मैं उन्हें पढ़ा लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद को उनकी पढ़ाई समझ में नहीं आती। हाँ, तो अपनी तरफ से जो हो सकता है उतनी तो कोशिश करती हो ना, ज्यादा सोचो मत, चलो सो जाओ। प्रिंस, दिव्या, दोनों का होमवर्क हो गया है? सब कुछ ले लिया ना स्कूल बैग में? हाँ मम्मा, आप आज बार बार क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है कुछ रह तो नहीं गया ना बेटा? नहीं मम्मा, कुछ नहीं रह गया। मम्मी, ये कल मैम ने मुझे ये रिपोर्ट कार्ड में लिख कर दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ ना। ये इतनी अंग्रेजी में लिखा है, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, मैं चाची से पूछ लेता हूँ, उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, मैं पूछकर आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। रुको प्रिंस, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, चाची से मुझे भी इंग्लिश की कुछ वर्ड्स पूछने हैं। चलो, मैं सोच रहा था अब से चाची से ही हम अपना ट्यूशन ले ले तो। गुड आइडिया। वैसे भी चाची कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी है, उन्हें सबसे अच्छी अंग्रेजी आती है। मम्मी, हम हिंदी का सब्जेक्ट आपसे पढ़ लेंगे, चलो। हाँ जाओ, सही तो कह रहे हैं बच्चे। अनिका कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी है, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है कि कोई भी उससे प्रभावित हो सकता है। हर एक मैं हूं कि अंग्रेजी के नाम से ही मुझे बुखार आ जाता है। कहीं मेरे बच्चे भी मुझे अनिका से कम तो नहीं समझने लगे? उनको भी ऐसा ही लगता होगा कि काश हमारी मम्मी को भी अंग्रेजी आती होगी। खुद से क्या बड़बड़ा रही है ज्योति बहू? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। मैं तुझे देखकर ही समझ सकती हूँ कि तू क्या सोच रही है, लेकिन जो तू सोच रही है ना वो मत सोच। हर इंसान दूसरे से अलग होता है, हर किसी की अपनी खासियत होती है, इसलिए खुद को कम कभी मत समझना। माँ जी, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल बात तो यह है कि जीवन में उसी की इज्जत होती है जो हर चीज में आगे है। मैं आती हूँ खाना बनाकर। इसे कैसे समझाऊं कि अंग्रेजी आना ही सब कुछ नहीं होता। ज्योति की इनसिक्योरिटी उसे उदास कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपने बच्चों के लिए भी काफी नहीं है। अनिका, मुझे तुमसे एक काम था। मुझसे? हाँ कहिए, व्हाट डू यू वांट? वो प्रिंस के स्कूल में ना स्पीच डे है, क्या तुम उसे अंग्रेजी में स्पीच सिखा सकती हो प्लीज? फाइनली किसी को तो समझ में आया कि इंग्लिश आना कितना जरूरी है। इट्स ओके, सिखा दूंगी उसे। थैंक यू। प्रिंस, दिव्या, देखो अनिका चाची तुम्हें जो भी सिखाए ना अच्छे से सीखना, ठीक है? और उनकी तरह ही अच्छे से पटर पटर अंग्रेजी सीखना, आगे चलकर तुम्हें यही काम आने वाला है। चलो, लेट्स डू इट किड्स। अनिका प्रिंस की स्पीच की तैयारी करवाती है जो अगले दिन थी। आज पूरा परिवार प्रिंस के स्कूल में आया था उसकी स्पीच सुनने। सी, मैंने कहा था ना, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इंग्लिश, मैनर्स, ये सब आना बहुत जरूरी है। प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाओ। अनिका, तुम कब समझोगी कि इंग्लिश सब कुछ नहीं होती? इंसान की पहचान उसके गुणों से, उसकी नीयत से होती है। हाँ, तभी तो तुम्हारी भाभी मेरे पास आई थी अपने बेटी को लेकर। क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो तब से यही लगा रखा है, इंग्लिश नहीं आती आपको, ये नहीं आता आपको। तुम्हारी वजह से भाभी खुद को कम समझने लगी है। Whatever। इसे क्यों लेकर आया है मिस कॉन्वेंट को स्कूल? प्रिंस की स्पीच मैंने ही तैयार करवाई है, क्योंकि आप में से तो कोई उसे सिखा नहीं पाता। तुम तो। दीदी प्लीज प्रिंस की स्पीच सुने, अब चुप करिए आप दोनों। प्रिंस स्पीच देना शुरू करता है। सब लोग उसे देखकर काफी खुश भी थे, लेकिन अचानक वो बीच में रुक जाता है और कुछ कहता है। सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस भाषा में कंफर्टेबल हूँ उसी भाषा में आपको अच्छे से टॉपिक समझा पाऊंगा, इसलिए मैं अब आपको हिंदी में अपना टॉपिक समझा रहा हूँ। ये क्या कर रहा है प्रिंस? वही जो सही है, जो भाषा उसे अच्छे से आती है उसी में वो बात कर रहा है। और देखो सब लोग उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाए जा रहे हैं। ज्योति,
आज यहाँ साबित हो गया कि अंग्रेजी आने से आप ज्ञानी नहीं हो जाते। अगर आप अपने ज्ञान को अच्छे से समझा पा रहे, वो भी अपनी भाषा में, तो सबसे बड़ा ज्ञान वही है। सच कहा आपने भैया, आज हमारे प्रिंस की अंग्रेजी स्पीच नहीं बल्कि उसकी समझ की जीत हुई है। पूरा परिवार प्रिंस की इस जीत से खुश था और कहीं न कहीं अनिका को भी इस बात ने टच किया था। आ गई मिस कॉन्वेंट स्कूल। ज्योति भाभी, क्या आप मुझे हिंदी सिखा सकती हैं? क्या? हाँ, आज तक मेरा मजाक बनाया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती अच्छे से और मैं सबका इंग्लिश के लिए मजाक बनाती रहती थी। क्या आप अपने इस कॉन्वेंट स्कूल की देवरानी को हिंदी सिखा सकती हैं प्लीज? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कंडीशन? तुम्हें भी मुझे वो कॉन्वेंट स्कूल वाली अंग्रेजी सिखानी होगी। ओके डन। अरे वाह, ये कॉन्वेंट स्कूल की देवरानी तो सच में सुधर गई। रिद्धिमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर आती है और वो देखती है कि उसकी दादी हॉल में टीवी देख रही है। तो रिद्धिमा कहती है, दादी, मेरी सहेलियां आई हैं, क्या आप थोड़ी देर के लिए माँ के कमरे में जा सकती हैं? क्योंकि हम सारी सहेलियां यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करेंगी। अरे बेटा, तू अपनी मम्मी के कमरे में चले जा। अब देख, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता। अगर मैं ज़्यादा चलने लगी तो मेरी हड्डियाँ चटक जाएगी। अब इस उम्र में ना हड्डियाँ जल्दी ठीक भी नहीं होती। रिद्धिमा रहने देना, दादी सही तो कह रही है। दादी की उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें यहीं रहने देते हैं, हम तेरी मम्मी के कमरे में चले जाते हैं। सहेली की बात सुनकर रिद्धिमा अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मम्मी फ़ोन पर बात कर रही है। मम्मी, हम लोगों को यहाँ पर पढ़ाई करनी है, अब बाहर जाकर फ़ोन पर बात कीजिए ना। वैसे भी हम लोगों के बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सोचो क्यों ना ग्रुप स्टडी कर ली जाए। ग्रुप स्टडी में ना बहुत फ़ायदा होता है। जिसको जो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा बंदा उसे समझा देता है। बेटा, तुम्हें दिख रहा है ना मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, और मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि काम से ही बात कर रही हूँ। तुम चाची के कमरे में जाकर पढ़ाई कर लो। अपनी माँ की बात सुनकर रिद्धिमा थोड़ी चिढ़ जाती है और वो ना चाहते हुए भी अपनी सहेलियों को अपनी चाची के कमरे में ले जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी चाची सो रही है। रिद्धिमा की चाची को सोता देख रिद्धिमा की सहेलियाँ रिद्धिमा से कहती है, रिद्धिमा, तेरे घर में तो पढ़ाई करने के लिए स्पेस ही नहीं है। बाहर हॉल में तेरी दादी टीवी देख रही है, कमरे में तेरी मम्मी इम्पॉर्टेंट कॉल पर है, और यहाँ तेरी चाची सो रही है। अब इन्हें सोता हुआ डिस्टर्ब करना तो सही नहीं है। वैसे ही ये एक तो प्रेग्नेंट है। एक काम कर, तू ही हमारे घर आ जाना, हम मेरे घर पर ही ग्रुप स्टडी कर लेंगे, ठीक है? फ़िलहाल के लिए शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं हो रही है। रिद्धिमा कुछ बोलती है उससे पहले उसकी सारी सहेलियाँ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रिद्धिमा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे अपना स्पेस चाहिए, मुझे एक कमरा अलग सा चाहिए जिसमें मैं बैठकर पढ़ाई कर सकूँ, खुद की पर्सनल लाइफ जी सकूँ। रिद्धिमा, अभी तक तो तुम इतनी अच्छी थी, एकदम से क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं और मेरी सहेलियाँ यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे, ग्रुप स्टडी करने के लिए आए थे। लेकिन आप लोगों के अपने काम ही ख़त्म नहीं होते, तो हम यहाँ पढ़ाई कैसे करेंगे? अब चली गई ना मेरी सारी सहेलियाँ। बेचारी पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन आप लोगों की हरकत की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। लेकिन रिद्धिमा, मैंने तुम्हें कहा ना कि जाकर चाची के कमरे में पढ़ाई कर लो। हम लोग गए थे, लेकिन चाची सो रही थी, और क्योंकि चाची प्रेग्नेंट है इसलिए हमने उन्हें उठाना सही नहीं समझा। इतना बोलकर रिद्धिमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा अपनी सहेली से कुछ काम की बात कर रही थी, तभी उसके घर में अचानक से ही शोर होने लगता है। ये देखकर रिद्धिमा को काफ़ी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी कॉल कट करती है और अपने घर वालों के ऊपर चिल्ला पड़ती है। आप लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? देख रहे कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग ची 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 पी 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 कर रहे। रिद्धिमा का ऐसा बर्ताव देखकर सभी घर वाले चुप हो जाते हैं। लेकिन उसी समय रिद्धिमा की चाची मोनाली उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, बेटा रिद्धिमा, अगर इम्पॉर्टेंट कॉल है तो तुम मेरे कमरे में चली जाओ। वैसे भी अभी यहाँ सब बैठे हैं ना, तो मेरा कमरा तो खाली ही है। अपनी चाची की बात सुनकर रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन रिद्धिमा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। ये देखकर सोनिया अपने बेटे की चिंता करती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रिद्धिमा ऐसी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। माफ़ करना दीदी, लेकिन अब रिद्धिमा टीन एज में जा रही है। अगर इस समय हम उसको नहीं समझ पाए ना, तो वो गलत रास्ते निकल जाएगी। अब वो बड़ी हो रही है, उसको भी खुद का पर्सनल स्पेस चाहिए। हाँ मोनाली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रिद्धिमा अब बड़ी हो रही है, लेकिन तुम घर के हालात तो जानती हो।
एक काम करते हैं, देखो दूसरे घर के बारे में तो हम सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम उसे अपना कमरा दे दो। रात को वो हमारे साथ सो जाएगी। दिन में देवर जी रहते नहीं तो तुम दिन में मेरे साथ रह लेना। सोनिया की बात सुनकर मोनाली हामी भरती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रिद्धिमा दिन के समय अपनी चाची के कमरे में रहती और रात के समय अपने मम्मी पापा के साथ सोती। लेकिन इन सब में रिद्धिमा अब सबसे कटी कटी रहती थी। इसलिए सोनिया रिद्धिमा के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। रिद्धिमा, तुम इस तरह अकेली क्यों रहती हो? आखिर बात क्या है? माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कुछ समय अकेले रहूँगी तो अपने आप नॉर्मल हो जाऊँगी। लेकिन रिद्धिमा, सोनिया कुछ बोलती उससे पहले ही रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है। रिद्धिमा को ऐसे देख सोनिया को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बीच अगर रिद्धिमा किसी से थोड़ी बहुत भी बात करती थी तो वो थी उसकी चाची मोनाली। बस इसलिए सोनिया मोनाली के पास जाती है और उदास होकर सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर मोनाली अपनी जेठानी को यकीन दिलाती है कि वो रिद्धिमा से पूछेगी कि आखिर वो चाहती क्या है। जिसके बाद मोनाली अपनी भतीजी रिद्धिमा के पास जाती है। रिद्धिमा, कई दिनों से देख रही हूँ मैं, बहुत परेशान लग रही हो तुम। कोई बात है क्या? नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी परेशानी जानने के लिए आई थी। मैंने सोचा तुम मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे कुछ समझती नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम अपना खाली समय अपने अकेलेपन के साथ गुजारो। इतना बोलकर मोनाली वहाँ से जाने लगती है तो रिद्धिमा अपनी चाची को रोक लेती है। चाची, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे लेकिन क्यों रिद्धिमा, क्या हुआ है तुम्हें? वो इस बार मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए। मैं जानती हूँ कि मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो इस बात से परेशान हो रही हो तुम? नहीं चाची, और भी बहुत सारी बातें हैं। चाची, मुझे मेरा खुद का कमरा चाहिए। अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा के साथ सोना। अरे तो क्या हुआ बेटा, तुम मेरे पास आ जाया करो। नहीं चाची, आप भी तो प्रेग्नेंट है, कल को आपका भी बेबी होगा तो आपको भी तो अपना स्पेस चाहिए ना। रिद्धिमा की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी, इसलिए मोनाली भी उसकी बात से अग्री करती है। जिसके बाद मोनाली अपनी जेठानी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। ये जानने के बाद सोनिया को भी रिद्धिमा की बात सही लगती है और शाम को जब रिद्धिमा के पिता मोहित घर आते हैं तो सोनिया अपने पति से बात करती है। मोहित जी, अब हमें दूसरा कोई घर ले लेना चाहिए। क्यों सोनिया, तुम जानती हो ना अभी हमारे पास वैसे पैसे नहीं है। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहते। अरे अब हमारा इस छोटे घर में गुजारा नहीं हो रहा है, हमारी बेटी बड़ी हो रही है। सोनिया, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? मोहित और सोनिया आपस में बात कर रहे थे कि इतने में मोनाली अपनी जेठानी के कमरे में आती है और अपने जेठ को जवाब देते हुए कहती है, भैया, दीदी के कहने का मतलब है कि हमारी रिद्धिमा बड़ी हो गई है, उसको अच्छा नहीं लगता आप लोगों के साथ सोना। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपसे दूर चली जाए। अरे लेकिन इसमें दूर होने वाली कौन सी बात है मोनाली? अब तुम बताओ, वो हमारे पास बस रात को ही तो रहती है। हाँ, वो बस रात को रहती है, लेकिन उसे आप लोगों के बीच सोना अच्छा नहीं लगता ना भैया। अरे भाई, दिन में तो वो अकेली रहती है तुम्हारे कमरे में। भैया, वो भले ही अकेले रहती है, लेकिन वो अकेले नहीं रह रही है, बल्कि हम लोगों से दूर जा रही है। और वैसे भी आज वो मेरे कमरे में अपना टाइम स्पेंड कर रही है, लेकिन कल को मेरा बच्चा हुआ उसके बाद। रहने दो मोनाली, इस आदमी को अपने पैसों से प्यार है, ना कि बच्चे से। लेकिन मोहित, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। मोनाली और सोनिया की ऐसी बात सुनकर कहीं ना कहीं अब मोहित को भी लगने लगा था कि उसे अब एक दूसरा घर ले लेना चाहिए। जिसके बाद जब रात को मोहित का छोटा भाई आता है तो मोहित उससे दूसरे घर की बात करता है, जिस पर उसका छोटा भाई राजीव कहता है, हाँ भैया, मैं भी आपको कई दिनों से यही बात कहना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, कल से हम घर देखते हैं। इतना बोलकर मोहित अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन से वो लोग एक नया घर ढूंढते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उन्हें एक बड़ा अच्छा सा घर भी मिल जाता है और वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बाद अब रिद्धिमा भी नॉर्मल हो जाती है। आखिर ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन से प्यार नहीं करता हो या उससे लड़ता ना हो? तो ऐसा ही है राघव, जो अपनी तीनों बहन राखी, नीलम और गुड़िया से बहुत प्यार करता था।
वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। और ऐसे ही एक दिन राखी अपनी बहन नीलम के साथ कॉलेज जा रही थी कि उसका एक लड़का पीछा करना शुरू कर देता है। अरे यार नीलम, देखना ये लड़का पीछा कर रहा है। हाँ सही बोल रही है, मैं भी कल से इसको नोटिस कर रही हूँ। तो चल इसको बता देते हैं। दोनों बहन उस लड़के को धमकाने के लिए चल देती है, पर तभी वहां राघव आ जाता है और उस लड़की को डराकर वहां से भगा देता है। ये देखकर नीलम राघव से कहती है, अरे वाह भैया, मैं तो आपको जीरो समझ रही थी, पर आप तो जीरो मूवी के हीरो निकले। इतना कहकर नीलम और राखी हंसने लगते हैं और एक बार फिर राखी अपने भाई से कहती है, वैसे भैया ऐसा क्या किया आपने कि वो आपसे डर गया और 4G की रफ्तार से भाग गया? अरे तेरा भाई हीरो है, ऐसे छोटे मोटे लड़के तो मुझे देख कर ही भाग जाते हैं। वैसे मैं तुम्हारे कॉलेज के रास्ते से ही जा रहा था, चलो तुम दोनों को कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये कहकर राघव अपनी बहन को कॉलेज छोड़ देता है। शाम हो जाती है, दोनों बहन कॉलेज से घर आती है। घर आते ही अपने भाई से कहती है, अरे भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लड़का हमारा पीछा कर रहा है, ये बात आपको कैसे पता चली? तुम्हारा भाई हूँ, सब पता है मुझे। तभी उसकी सबसे छोटी बहन गुड़िया आती है और कहती है, भैया जी ये फ्रिज में किसकी चॉकलेट है, मैं खा लूं? गुड़िया वो तो मैं तेरे लिए ही लेकर आया था। ये बात तो गलत है भैया, आप छोटी के लिए चॉकलेट लेकर आते हो लेकिन हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आते। वो छोटी है इसीलिए उसके लिए चॉकलेट लाता हूँ, अब तुम दोनों तो बड़ी हो गई हो। छोटी नहीं है, ये तो सबकी नानी है। देख राखी, छोटी के बारे में कुछ मत बोल, ये नानी नहीं इस घर की महारानी है और तुम दोनों नौकरानी। क्यों गुड़िया? क्या नौकरानी? जाओ, अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अरे रुक तो, चल तू भी कभी कभी रानी बन जाना। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते हो। अच्छा ठीक है, मत करना। चलो अच्छा हुआ, मेरे पैसे बच जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि कल तुम दोनों के लिए भी चॉकलेट ले आऊं। तीनों भाई बहन के बीच प्यार भरी नोक झोंक चलती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन राखी अपनी छोटी बहन गुड़िया से कहती है, देख गुड़िया, तुझे तो पता है कल भैया दूज है, भाई से कुछ डिमांड मत करियो। वो मेरे भैया है, मेरी मर्जी मैं कुछ मांगू या ना मांगू। गुड़िया, मम्मी पापा के गुजरने के बाद भैया ने ही हमें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, जानती है ना तू? तो मुझे नहीं पता, वो मेरे भैया है, वो मुझे सब कुछ ला कर देते हैं। इतना कहकर गुड़िया वहां से चली जाती है। अब अगले दिन गुड़िया, राखी और नीलम अपने भाई राघव के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है। तब राखी बोलती है, अरे भैया उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। अरे यार सोने दो, तुम दोनों आज खुद ही कॉलेज चली जाओ। आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं हम, आज भैया दूज है। क्या आज भैया दूज है? अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा तुम तीनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव नहाने के लिए चला जाता है। वो तीनों अपने भाई का इंतजार करने लगती है और 1 घंटे के बाद राघव उनको आवाज लगाता है, अरे तुम लोग अब वहीं पर रहोगी या फिर यहाँ भी आओगी? उसकी आवाज सुनकर वो तीनों अपने भाई के पास जाती है और भैया दूज मनाने लगते हैं। राघव अपनी बहनों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे अच्छे से याद था कि आज भैया दूज है। तो भैया वो कमरे में क्या था? आपने ऐसा क्यों बोला कि आप भूल गए आज भाई दूज है? अरे वो एक मजाक था, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी? बहना मुझे पता है कि तुम लोगों की किस चीज में खुशी है, इसीलिए अपना अपना गिफ्ट ले लो। ये कहकर राघव अपनी बहनों को गिफ्ट देता है। राखी और नीलम को वो फोन देता है। तभी गुड़िया बोलती है, भैया मेरा फोन कहाँ है? अरे छोटी, तुझे फोन की क्या जरूरत है, तू तो अभी छोटी है। तेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी है फ्रिज में, जा जाकर खा ले। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राघव फोन पर बात कर रहा होता है। अरे भाई पता लगा कि बता देना, कुछ करवा दे यार,
शाम तक बता दियो मुझे, चल बाय। इतना बोलकर वो फोन काट देता है और उसके सामने गुड़िया आकर बैठ जाती है और अपने भाई से कहती है, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं बहन। मैं छोटी हूँ इसलिए नहीं बता रहे हो ना, लेकिन हम सब तो एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। कुछ नहीं हुआ, बस मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर गुड़िया कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं राघव अब बहुत परेशान होने लगता है। थोड़ी देर बाद गुड़िया फिर से अपने भाई के कमरे में आती है और अपने भाई के हाथ में जमा किए हुए पैसे का गुल्लक पकड़ा देती है। वो देखकर राघव पूछता है, ये क्या है छोटी? ये मेरी सेविंग्स है भैया। छोटी, तू इतनी समझदार कब से हो गई? भैया, आप जो पैसे देते थे वो मैं जमा करती रहती थी और मैंने बहुत दिनों से चॉकलेट भी नहीं खाई है। उसकी ये समझदारी देखकर अब राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू छोटी, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मैं तेरे पैसे बैंक में जमा करा देता हूँ, ठीक है? नहीं भाई, ये आपके बिजनेस के लिए है। तभी राखी और नीलम भी वहां आती हैं और राखी अपनी कुछ सेविंग्स भाई के हाथ में रख देती है। हमारी और आपकी सेविंग्स मिलाकर शायद अब काम शुरू हो सकता है भैया। हमें पता है भाई कि अब आपकी जॉब नहीं है और मैंने बचपन से अपना अकाउंट होने का पूरा फायदा उठाया है। उसमें आज इतने पैसे तो हैं कि सबके मिलाकर आप बिजनेस की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। राघव इमोशनल होकर अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लेता है और अब वो धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू कर देता है। बहुत जल्दी राघव अपनी तरक्की को छू लेता है और ऐसे ही एक दिन, अरे भैया, आप हमेशा बिना लंच लिए चले जाते हो, लो अपना टिफिन लेकर जाओ। ये कहकर वो राघव को टिफिन दे देती है और राघव चला जाता है। शाम को आते वक्त राघव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तीनों बहनें इस बात से अनजान हैं कि अब उनके भैया नहीं रहे। थोड़ी देर बाद नीलम के पास कॉल आता है। हेलो, आप राघव सर के घर से बात कर रहे हो? जी हाँ, सर का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर नीलम शॉक्ड हो जाती है और तीनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राघव की डेथ हो गई है, जिसे सुन उन तीनों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तीनों बहुत रोती हैं, लेकिन देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब गुड़िया अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे देश में होती है और राखी और नीलम अपने भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इस बीच बहनों के बीच दूरियां आ जाती हैं, पर ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जिसमें वो तीनों ही अपने भाई को याद ना करें। सालों बाद गुड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करके बहनों के पास वापस आती है। बहनों, इतने साल दूर रहकर और भैया के बाद इस चीज का एहसास हो गया कि अगले ही पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए आज कहना चाहती हूँ कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और कभी भी किसी भी हाल और कीमत पर मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती। पागल लड़की, तू कितना भी दूर हो, हम हमेशा तेरे साथ तेरे पास है, जैसे भैया हमेशा कहते थे। सच, भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ अनोखा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता।